ये एक ऐसी खूबसूरत लव स्टोरी है जिसमें ना कोई लालच है और ना ही खूबसूरती का जिक्र। इस कपल के प्यार की कहानी सिर्फ दिल के रिश्ते की वजह से शुरू हुई। तो क्या है इनके प्यार की कहानी, जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमारी हीरोइन वू यान रेडियो स्टेशन में अपनी सीनियर के लेट होने की वजह से उसकी जगह प्रोग्राम कर रही होती है। लोग वू यान की सीनियर के मॉर्निंग शो के फैन थे, इससे उनकी कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती है कि हमारी फेवरेट आरजे क्यों नहीं आई, लेकिन उतनी देर में वो आ जाती है और शो को संभाल लेती है। सीन शिफ्ट होता है हमारे ब्लाइंड हीरो जिन पे, जो बहुत मशहूर सॉन्ग राइटर है, लेकिन अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखने के लिए ये जिन के नाम पे सॉन्ग लिखता है। वो कार में बैठा जा रहा था जबकि उसकी मैनेजर कार चलाती हुई उसे बता रही थी कि तुमने अपना सॉन्ग एक न्यू सिंगर को दे दिया, जिससे वो रातों रात मशहूर हो गया, लेकिन इससे म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत से लोग तुमसे नाराज हैं। जिन को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से उस सिंगर की आवाज उस गाने के लिए अच्छी थी। सीन्स वापस वू यान और उसकी सीनियर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो वू यान को समझा रही थी कि तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी होगी कि वू यान का बॉयफ्रेंड आ जाता है, लेकिन वू यान उसे इग्नोर करके चली जाती है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किस करते हुए देख लिया था। वू यान अपनी क्लास में नजर आती है क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम रेडियो स्टेशन पे काम करती थी। क्लास के बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, साथ ही वो अपने फेवरेट सॉन्ग राइटर ये जिनका लिखा सॉन्ग सुन रही थी। वो यान कहती है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, पता नहीं वो कैसा होगा क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा। वो यान ये जिन को देखे बगैर उसके लिए इतना पागल थी कि उसके खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करती थी। जिन को दिखाया जाता है जो घर जाके अपनी स्टिक की मदद से सब चीजों तक पहुँचता है, क्योंकि उसे किसी की मदद पसंद नहीं थी। उधर मीडिया पे एक लड़की दावा करती है कि वो ये जिन है। ये सुन के जिन को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वू यान बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो तो ये जिन से शादी करना चाहती थी। वू यान को शक हो जाता है कि ये फेक है। वहीं उसका बॉस उसकी सीनियर को ये जिन का इंटरव्यू करने को कहता है, तो उसका कहना भी यही था कि वो फेक है, जिस पे गुस्से में आया बॉस उसे असल ये जिन को सामने लाने का कहता है। वो जिन की मैनेजर की फ्रेंड थी, इसलिए उसे कॉल करके मनाती है कि वो जिन को इंटरव्यू के लिए रेडियो स्टेशन लाए। जिन रेडियो स्टेशन आके लिफ्ट में जाने लगता है तो वहाँ वू यान उसे देख के बहुत हैरान होती है कि इतना खूबसूरत लड़का ब्लाइंड कैसे हो सकता है। उस वक्त तक उसे नहीं पता था कि ये जिन है। वू यान कॉलेज चली जाती है। जब वो रेडियो सुनती है तो ये सुन के बहुत दुखी होती है कि रेडियो पे ये जिन का इंटरव्यू चल रहा है। वू यान अपनी फ्रेंड को कहती है कि काश मैं इस वक्त रेडियो स्टेशन होती तो अपने आइडल से मिल लेती। कॉलेज से वू यान को इंटर्नशिप के लिए स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ जाके उसे बच्चों को पढ़ाना था। जब वो उधर जाती है तो जिन को स्पेशल बच्चों को पढ़ते देखती है, जो बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ा रहा था। क्लास के बाद जिन बाहर आता है तो वू यान अपना तारुफ करवाती है। वू यान घर जाकर अपनी फ्रेंड को जिन के बारे में बताती है और बस उसी की बातें करती रहती है, इस बात से अनजान कि यही उसका क्रश है। अगले दिन वो स्कूल में बैठी किसी का इंतजार कर रही होती है कि उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। वू यान उस रूम में देखती है तो जिन होता है और वो आहिस्ता से अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर जिन को पता चल जाता है और वो वू यान को वहाँ से निकाल देता है। अगले दिन बच्चों से टकराने की वजह से जिन की बुक्स नीचे गिर जाती हैं, तो वू यान उसे उठाकर देने लगती है, लेकिन तभी जिन की बुक्स उठाने लगता है तो उसका हाथ वू यान के फेस से टच हो जाता है, पर वो कोई भी रिस्पॉन्स दिए बगैर अपनी बुक लाकर वहाँ से चला जाता है। वू यान पीछे से बस उसे ही देखती रहती है। जिन अपना कुछ सामान ऑफिस में भूल जाने पर लेने जाता है तो वहाँ वू यान की बातें सुन लेता है, जो अपनी फ्रेंड को कॉल पर कह रही होती है कि मुझे अच्छा काम करना है ताकि अच्छे मार्क्स ले सकूं, और जिन समझता है कि वू यान यहाँ सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने आई है। बाद में वू यान जिन से कहती है कि वो क्लास में सिंगिंग करवाना चाहती है, क्या वो वहाँ म्यूजिक बजाएगा, मगर जिन को जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। वू यान क्लास में जाती है तो जिन पहले ही वहाँ मौजूद होता है और पियानो बजा रहा होता है। वू यान अपनी आवाज में पोएम गाना शुरू कर देती है, मगर वू यान की आवाज बहुत बुरी थी, फिर भी जिन पियानो बजाता रहता है। वू यान उसका शुक्रिया अदा करती है, जिस पे जिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ जिन अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मैंने बच्चों के लिए पियानो बजाया है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपने मार्क्स से कर्ज है। वू यान कहती है ऐसी बात नहीं है। जिन कहता है ये बच्चे यतीम हैं, ये मार्क्स हासिल करने का जरिया नहीं, इन्हें थोड़ा सा प्यार देकर देखो, तुम्हें अपनी फैमिली समझेंगे। अगले दिन वू यान सब स्टाफ के लिए राइस बॉल बनाती है और जिन को भी देती है, मगर जिन इग्नोर करके चला जाता है।
क्लास में एक ब्लाइंड बच्ची जिया रो रही होती है क्योंकि वो क्लास में अकेली थी। चिन उसके पास जाता है और वहाँ वूयान भी आ जाती है और चिन से कहती है कि मैं इसका ख्याल रखूंगी, मगर मार्क्स देने के लिए नहीं। चिन यकीन कर लेता है और स्कूल से जाते वक्त राइस बॉल भी साथ ले जाता है। अगले दिन चिन को उसकी मैनेजर छोड़ने आती है तो वूयान उन्हें देख लेती है और इसे चिन के साथ बार बार देख के वूयान को शक होता है कि ये लड़की है कौन। अगले दिन यजिन का नया सॉन्ग रिलीज होता है। वूयान सॉन्ग सुनती है तो उसे याद आता है कि ये म्यूजिक तो कल चिन बजा रहा था, जिस पे वूयान को शक होता है कि कहीं चिन ही यजिन तो नहीं। वूयान सोचती है कि पहले भी जब यजिन रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू देने आया था तो चिन भी वहाँ था और अब ये गाना और इंटरव्यू में जो आवाज थी सेम थी। इसका मतलब है चिन ही यजिन है। फिर वूयान स्कूल के काम से वेलफेयर होम जाती है तो वहाँ से चिन दिख जाता है। वूयान चिन से पूछती है क्या तुम यहाँ किसी से डेट करने आए हो, जिस पर चिन मना करता है। वेलफेयर हेड बताती है कि यहाँ हमारे पास यतीम और माजूर बच्चे हैं और कुछ को तो उनके माता पिता छोड़कर चले जाते हैं। चिन ये बात सुन के दुखी होता है, शायद उसे भी उसके पेरेंट्स छोड़कर चले गए थे। वापसी पे एक जगह वूयान चिन से पूछती है क्या तुम ही यजिन हो, तो चिन चुप रहता है। जिसके बाद दोनों साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ से चिन की मैनेजर उसे आके ले जाती है। चिन की मैनेजर किसी को फोन पे बता रही होती है कि आज से पहले चिन कभी भी ज्यादा रश वाली जगह नहीं गया और इसके साथ कोई लड़की भी थी। वूयान को जिया की बर्थडे का पता चलता है तो वो चिन से पूछती है कि वो भी साथ आएगा कि नहीं, मगर चिन उसे इनकार कर देता है क्योंकि उसे कॉन्सर्ट में जाना था। जिया क्लास में अकेली होती है तो वूयान उसे उदास देखकर उसके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाके उसे देने लगती है तो चिन उसे देने से रोकता है। वूयान चिन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पे वो कहता है कि इन जैसे लोगों को किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए होती, वो भी आम लोगों की तरह रहना चाहते हैं। चिन घर सो रहा होता है और उसे ख्वाब आता है कि उसकी मॉम उसे वेलफेयर होम छोड़कर जा रही थी कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। उसकी मॉम की आखिरी लफ्ज थे कि चिन पियानो चलाना सीखो और तभी उसने पियानो चलाना सीखा। अगले दिन वूयान क्लास पढ़ाकर जब स्टाफ रूम में जाती है तो देखती है कि चिन वहाँ से जा चुका है और बाहर तेज बारिश हो रही है। वूयान चिन के पास जाती है और उसे छतरी देती है, जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। तभी चिन की मैनेजर उसे लेने आ जाती है और चिन वो पट्टी साथ ही कार में लेकर चला जाता है। वूयान किसी तरह चिन का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है। अब वो प्लान बनाती है कि कैसे वो चिन से पूछे कि वो ही यजिन है या नहीं। इसलिए वो चिन को कॉल करती है और कहती है मैं वूयान हूँ, तुम यजिन हो। चिन कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं। वूयान कहती है मैं तुम्हारे सॉन्ग्स की बचपन से फैन हूँ। ये सुन के चिन बहुत खुश होता है। उसकी मैनेजर कहती है कि उसे पता चल गया है, अब वो सबको बता देगी। चिन कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगी। फिर जिया की बर्थडे आ जाती है और वहाँ पर चिन भी आता है। चिन मीठा नहीं खाता था मगर वूयान उसे केक देती है और वो खा लेता है। बाहर आकर वूयान चिन से पूछती है कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ आती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पे चिन कहता है कि नहीं। ये सुन के वूयान खुश हो जाती है। चिन वूयान से पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जिस पे वूयान हाँ कहती है। चिन कहता है मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझे लाइक करती हो। वूयान कुछ नहीं कहती तो चिन उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वूयान सोचती है वो अगले दिन चिन को मना लेगी। अगले दिन चिन का स्कूल में आखिरी दिन होता है मगर वूयान को रेडियो स्टेशन पर काम होता है और वो लेट आती है कि तब तक चिन चला जाता है। वूयान चिन को बहुत फोन करने की कोशिश करती है मगर राब्ता नहीं होता। चिन को रेडियो का प्रोग्राम मिल चुका था, इससे चिन रोजाना वूयान का प्रोग्राम सुनता है। वूयान को स्टेशन में बहुत काम होता है जबकि दूसरी तरफ उसे चिन की टेंशन होती है जिस वजह से वो बीमार हो जाती है। चिन रेडियो सुन रहा होता है तो वहाँ वूयान का लेटर पढ़ा जाता है जिसमें वो कहती है कि चिन ना तो ज्यादा हैंडसम है और ना ही गुड लुकिंग, मगर फिर भी वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर चिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वूयान से फोन पर राब्ता करता है और उसे पता चलता है कि वूयान बहुत बीमार है, इससे वो उसे मिलने जाता है। वूयान दरवाजा खोलती है तो गिरने लगती है मगर चिन उसे पकड़ लेता है। चिन वूयान को उठाता है और वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाता है जबकि वूयान उसे रास्ता बताती है। फिर चिन उसका ख्याल रखने के लिए अपने घर ले जाता है और अपनी मैनेजर को कुछ दिन न आने के लिए कहता है। वूयान को चिन की रूटीन का पता चलता है कि वो रात को बुक्स पढ़ता है। वो वूयान के लिए पहली मर्तबा कुकिंग भी करता है। रात को चिन सो रहा होता है तो वूयान उसे देखने के लिए अपना फेस इसके चेहरे के करीब लाती है तो चिन जाग जाता है और वूयान का सर पकड़कर अपने करीब लाता है और दोनों की किस हो जाती है। अगले दिन मैनेजर घर आती है तो चिन बताता है कि वूयान उसके
उसके रिलेटिव की सिस्टर है। जिन वू यान को मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है और इसके लिए सारा हॉल ही बुक कर लेता है। जिन देख तो नहीं सकता था, इसलिए वू यान उसे साथ साथ सारी मूवी बताती है। फिर वो वहाँ से ट्रेन की तरफ जाते हैं, लेकिन रश होने की वजह से वू यान जिन से अलग होकर ट्रेन में सवार हो जाती है, मगर जिन बाहर ही रह जाता है और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। जिन वहाँ ही खड़ा रहता है। वू यान अगले स्टेशन पर उतरकर जिन के पास वापस आती है और उसे हग कर लेती है। जिन कहता है कि अगर मैं कभी भी तुमसे अलग हो गया तो तभी मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। दोनों अपना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और वू यान जिन से उसके बचपन का पूछती है। जिन बताता है कि उसने 6 साल ऑर्फन होम में गुजारे हैं। वू यान जिन से पूछती है कि क्या तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सकता, जिस पे वो कहता है हो तो सकता है, मगर इनके सही होने के चांसेस बहुत कम है। वू यान उसका हाथ पकड़कर अपने फेस के साथ टच करवाती है ताकि वो उसके फेस को महसूस कर सके। वू यान की मॉम उसे कॉल करती है कि वो इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई। बहुत पूछने के बाद वू यान बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि ब्लाइंड है। ये सुन के वू यान की मॉम उसके रूम आती है और इसका सामान पैक करके उन्हें अपने साथ जाने को बोलती है। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अगले दिन वू यान अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करती है, जिसपे वो कहती है ये रास्ता तुमने चुना है और तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। वू यान अपना सारा सामान उठा के जिन के घर आ जाती है और वो दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ वू यान उसे एक न्यू सॉन्ग लिखने को कहती है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे उसने कोई सॉन्ग नहीं लिखा था। वू यान जिन को वॉच गिफ्ट करती है। फिर वो घर आ जाते हैं, जहाँ वू यान उसके घर की सेटिंग करती है और इसी दौरान उसे एक तस्वीर मिलती है। जब वू यान उस तस्वीर के बारे में पूछती है तो जिन कहता है कि मुझे बताओ इस तस्वीर में किस तरह के लोग हैं। तब पता चलता है कि इसमें जिन और उसकी मैनेजर के साथ जिन के डैड और स्टेप मॉम है। ये जान के जिन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो अपने डैड से नाराज था। असल में जिन के डैड ने जिन की मॉम को छोड़ दिया था और मैनेजर इसकी स्टेप मॉम की सिस्टर थी। जिन अपने डैड का इकलौता वारिस था, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल लाताल्लुक था। मैनेजर कई बार उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड बीमार हैं, उनके आखिरी वक्त में उनके साथ होना चाहिए, मगर वो उसकी नहीं सुनता। उधर वू यान के डैड की तबीयत उसके ब्लाइंड बॉयफ्रेंड का सुन के खराब हो जाती है। वू यान जिन से नाराज होकर अपने घर चली जाती है क्योंकि जिन ने अपनी फैमिली के बारे में उसे पहले नहीं बताया था। वू यान का मोबाइल जिन के घर ही रह जाता है। वू यान की मॉम वू यान के मोबाइल पे कॉल करती है ताकि उसके डैड के बारे में बता सके, लेकिन जिन कॉल पिक करता है। वू यान की मॉम उसे काफी सुनाती है और धमकाने की कोशिश भी करती है। एक दिन जिन रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ वो वू यान को एक कोलीग के साथ खाना खाने और मूवी जाने की बातें करता सुन के बहुत जेलस होता है और उन दोनों की दोबारा सलाह हो जाती है। जिन वू यान को वॉच गिफ्ट करता है, जबकि वू यान जिन को एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट करती है जिसमें उसने जिन का फेवरेट नॉवल अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था। वू यान के कॉलेज का आखिरी दिन था, जहाँ ग्रेजुएशन पार्टी चल रही थी। जिन भी उसे मुबारक देने आता है और वू यान के लिए फूल लेके आता है। वो दोनों तस्वीरें भी बनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वू यान का एक पड़ोसी उसे ऑफिस में मिलता है और उसके डैड की खराब सेहत के बारे में बताता है, जिसे सुन के वू यान बहुत परेशान होती है और जिन के घर अपना सामान उठाने आती है। वहाँ जिन पहले से गुस्से में था क्योंकि उसकी स्टेप मॉम उससे मिल के गई थी। जब वू यान जाने लगती है तो जिन उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, इसलिए सब मुझे बोझ समझते हैं। वू यान कहती है कि मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन जिन का दिमाग खराब हो चुका था, इससे वो उसे जाने नहीं देता, लेकिन फिर भी वू यान चली जाती है। हॉस्पिटल में वू यान अपने डैड को जिन के बारे में बताती है। वू यान के डैड कहते हैं कि अगर वो तुम्हें पसंद है तो ठीक है। मैनेजर जिन को कहती है कि वू यान से राब्ता करे, लेकिन वो नहीं करता। वू यान अपने डैड को कहती है जल्दी मैं ब्रॉडकास्टर बन जाऊंगी, जिसपे उसके डैड कहते हैं जिस दिन तुम ब्रॉडकास्टर बनी सबसे पहले तुम्हारा प्रोग्राम मैं ही सुनूंगा। उधर जिन अपने डैड के पास हॉस्पिटल जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि जिन के डैड की तबीयत बहुत खराब है। ये महसूस करके जिन बेहोश हो जाता है। मैनेजर ये बात वू यान को बता देती है, इससे वो जिन को देखने आती है, लेकिन वहाँ जिन की स्टेप मॉम उसे कह रही होती है कि अब तुम्हें वू यान की मॉम से सॉरी करनी होगी। जिन कहता है मैं उनके लिए एक बोझ हूँ और ये बातें वू यान भी सुन लेती है। वू यान जिन से लड़ती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकते हो। ये कह के वू यान वहाँ से चली जाती है। जिन गिरता पड़ता उसके पीछे जाता है, लेकिन वो नहीं रुकती। उधर वू यान के डैड मर जाते हैं। वू यान की मॉम वू यान को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दुखी होकर ड्रिंक कर रही होती है, इसलिए उससे राब्ता नहीं होता। सुबह जब वो उठती है तो उसे ये खबर मिलती है, तो वो घर की तरफ भागती है, लेकिन सामने जिन आ जाता है और उसे सॉरी कहता है। लेकिन वू यान समझती है कि अगर मैं जिन से मिलने न आती तो अपने डैड के पास रह सकती थी। इससे वो गुस्से में ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है।
है। कुछ दिन घर रह के वूयान फिर से रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लेती है और अपनी जिंदगी का पहला ब्रॉडकास्ट अपने डैड के नाम करती है। वूयान का ब्रॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आता है। ये ब्रॉडकास्ट जिन भी सुनता है। जिन अपनी आंखों की सर्जरी करवाने का फैसला करता है, चाहे उसका जो भी रिजल्ट हो। वूयान के जाने के बाद वो हमेशा उसी की रिकॉर्डिंग सुनता था, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जिन की आंखों का ऑपरेशन कामयाब रहता है और उसे दिखने लगता है। वो अपने घर को पहली बार देखता है और फिर वो उन सब जगहों पे जाता है जहाँ वो वूयान के साथ जाया करता था। वो अपने डैड का बिजनेस भी ज्वाइन कर लेता है और काफी कामयाब था। 3 साल गुजर जाते हैं और इस दौरान वूयान की मॉम उसके लिए बहुत से रिश्ते लेके आती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। एक दिन वो अपनी मॉम के कहने पे डेट पे जाती है, जहाँ चिन भी आया होता है। वूयान को जब पता चलता है कि वो देख सकता है तो वो हैरान रह जाती है। उधर चिन ने पहली बार उसे देखा था, लेकिन उसे देखते ही पहचान गया था। वो दोनों रस्मी सी मुलाकात करते हैं और चले जाते हैं। घर आके वूयान अपनी रूममेट की सारी बात बताती है, जिसपे वो कहती है कि वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वूयान की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो और वो आज भी तुमसे प्यार करता होगा। वूयान चिन के ऑफिस जाती है, लेकिन वो मीटिंग में होता है, इसलिए इंतजार करते करते सो जाती है। मीटिंग से वापस आके चिन उसे उठाता है और अपने रूम में ले जाता है। जब वूयान की आंख खुलती है तो वो वापस चली जाती है और जाते हुए चिन की वॉच अपनी समझ ले जाती है, जबकि उसकी वॉच चिन के पास रह जाती है, क्योंकि दिखने में दोनों एक ही जैसी थी। चिन वूयान को कॉल करता है और कहता है, मेरे सेक्रेटरी ने बताया था कि तुम यहाँ आई थी, बताओ क्या काम है। जिसपे वूयान को कोई बात नहीं आती और वो जल्दी में कहती है कि तुम्हारी शादी कब है। चिन कहता है, तुम्हें मेरी शादी की बड़ी जल्दी है। वूयान कहती है, मैं कैसे तुम्हारी किसी और से शादी देख सकती हूँ। ये सुन के चिन को पता चल जाता है कि वो आज भी वूयान के लिए अहम है। चिन वूयान को डिनर पे बुलाता है और डिनर पे वो लोग रस्मी सी बातें करते हैं। अगले दिन चिन वूयान को उसके फ्रेंड के साथ कैफे में देख के जेलस हो जाता है। वो कॉल करके वूयान को बाहर बुलाता है और उसे हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। चिन कहता है, क्या तुम अभी मुझसे नफरत करती हो? जिसपे वूयान कहती है कि मैं तुमसे प्यार बहुत मुश्किल से कर सकती हूँ, नफरत तो बहुत दूर। अगले दिन चिन वूयान को एक पार्टी पे ले जाता है और सबको बताता है कि ये मेरी मंगेतर है। चिन कहता है कि मैं शादी करनी चाहिए, लेकिन वूयान उसकी बात को भाव नहीं देती। चिन उसे घर तक छोड़ने आता है, लेकिन वूयान कहती है कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगले दिन चिन वूयान को मूवी देखने कहता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। अपने स्कूल जॉब से वापसी पे वूयान को मैनेजर मिलती है और वो बताती है कि इन 3 सालों में चिन को तुम्हारी हर बात का पता था। वो तुम्हारी हर मुसीबत को खुद ही बर्दाश्त करता था और इसने बिजनेस भी इसीलिए ज्वाइन किया था कि वो तुम्हारी मॉम को काबिल लग सके। वो तुमसे बात इसीलिए नहीं कर सका क्योंकि वो अभी भी समझता है कि तुम्हारे डैड की मौत वाले दिन तुम उधर नहीं थी, तो उसके लिए जिम्मेदार वो है। ये सब सुन के वूयान का दिल नरम हो जाता है और वो चिन को माफ कर देती है। वूयान ड्रिंक कर लेती है और नशे में काबू से बाहर हो जाती है। चिन उसे अपने घर ले जाता है। जब वूयान को होश आती है तो वो चिन से कहती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? जिसपे चिन उसे हक कर लेता है। चिन वूयान की मॉम के पास जाता है, जब अपनी बेटी को चिन के साथ खुश देख के कोई एतराज नहीं करती। चिन वूयान को शादी के लिए प्रपोज करता है और वूयान मान जाती है। वूयान उसकी मॉम और चिन वूयान की डैड की कब्र पर जाते हैं, जहाँ वूयान की मॉम चिन से माजी में की गई बातों के लिए सॉरी करती है। चिन और वूयान की शादी दिखाई जाती है। वो दोनों रिंग पहनते हैं और ये जोड़ी बहुत प्यारी लगती है। ये थीम वेडिंग जैसी थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वूयान प्रेग्नेंट हो जाती है। चिन कहता है कि अगर हमारा बेबी भी मेरी तरह ब्लाइंड हुआ तो क्या होगा? वूयान कहती है, पहले तो ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो हम उसे भी नॉर्मल इंसान की तरह पालेंगे। फिर सीन एक क्यूट सी बच्ची पे शिफ्ट होता है, जिसकी चिन और वूयान के साथ चलती हुई जा रही थी। ये थी हमारे हीरो की बेटी। चिन वूयान से कहता है कि मुझे प्यार करने और बदलने के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।